तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस सवाल पर आते हैं। आपने गौर किया होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधनों में बार बार कोरोना काल का जिक्र किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2026 में 2019 की याद क्यों दिलाई जा रही है। देखिए, 7 साल पहले दुनिया एक वायरस की वजह से रुकी थी, लेकिन आज जिस संकट की आहट है ना, वो युद्ध वाला वायरस है। ये असली बम बारूद का संकट है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा है। ये तुलना सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन स्थिति की गंभीरता वाकई कुछ ऐसी ही है। आज के इस पूरे विश्लेषण का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे पश्चिम एशिया संकट से, फिर देखेंगे इसका ग्लोबल इम्पैक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत आर्थिक रूप से कितना तैयार है, प्रधानमंत्री की क्या अपील है, और आखिर में जानेंगे कि इस पर क्या राजनीतिक बहस चल रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे विवाद की जड़ यानी पश्चिम एशिया संकट की। सारी घबराहट की असली वजह है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकेबंदी। 28 फरवरी 2026 को जो रुकावट शुरू हुई थी वो अब अपने 75वें दिन में एंटर कर चुकी है। और इसका सीधा असर क्या हुआ? ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देशों में तेल का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट लगभग ठप्सा पड़ गया है। जरा सोचिए, वहां सिर्फ जीडीपी का ही नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि खाने पीने और पानी तक का एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है। इस सिचुएशन की गंभीरता को आप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम फिलहाल वेंटिलेटर पर है। ये कोई आम मुहावरा नहीं है। ये अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते उस भयंकर तनाव की असली तस्वीर है जो किसी भी सेकंड एक बहुत बड़े युद्ध में बदल सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। देखते हैं कि इस पूरी ग्लोबल टेंशन का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो रहा है। अब यहाँ जो डेटा है ना, वो वाकई चौंकाने वाला है। सिर्फ एक जगह की नाकेबंदी ने पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दी है। सप्लाई रुकने की वजह से क्रूड ऑयल 100 से लेके $120 प्रति बैरल के भी पार चला गया है। जो देश पूरी तरह से इंपोर्टेड तेल पर निर्भर हैं, उनके लिए तो ये समझ लीजिए किसी बुरे सपने जैसा है। और इसका ज़मीनी असर देखिए। अलग अलग देशों ने एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए अभी से बहुत सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। थाईलैंड में लोगों से कहा गया है कि भाई एसी 26 डिग्री पर चलाओ और हाफ स्लीव्स पहनो। फिलीपींस ने तो एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर करके 4 दिन का वर्किंग वीक ही लागू कर दिया है। और श्रीलंका में तो हालात इतने टाइट हैं कि क्यूआर कोड के जरिए पेट्रोल डीजल मिल रहा है और स्कूल कॉलेज तक बंद कर दिए गए हैं। और ये पैनिक सिर्फ 2-4 देशों का नहीं है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ये 2026 की रिपोर्ट देखिए। डेटा बताता है कि दुनिया के 82 देशों ने एनर्जी बचाने के लिए कदम उठाए हैं। 14 देश तो ऑफिशियली वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट कर रहे हैं और कई देशों ने स्कूलों के घंटे तक कम कर दिए हैं। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि इस संकट का दायरा कितना बड़ा है। तो ग्लोबल डर तो हमने देख लिया, लेकिन अब अपने देश की बात करते हैं। सवाल ये है कि भारत आर्थिक रूप से इसके लिए कितना तैयार है। इस पूरी ग्लोबल घबराहट के बीच ये नंबर हमें काफी रिलैक्स करता है। 60 दिन। भारत के पास इस वक्त भी 60 दिनों का कच्चा तेल और एलएनजी का बफर स्टॉक रखा है। साथ ही 45 दिनों का एलपीजी रिजर्व भी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 75 दिन की ग्लोबल नाकेबंदी के बावजूद भारत में फिलहाल सप्लाई चेन की कोई इमीडिएट टेंशन नहीं है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी कोई कमी नहीं है। और ये ग्राफ हमारी वित्तीय सुरक्षा को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। अगर हम 2014 से कंपेयर करें, जब विदेशी मुद्रा भंडार करीब $314.9 अरब था, तो आज मई 2026 में ये $690.7 अरब के पार है। हाँ, 28 फरवरी को जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था, तब इसमें थोड़ी बहुत गिरावट जरूर आई थी, लेकिन अभी भी ये 2025 के एवरेज लेवल से काफी ऊपर है। यही रिजर्व हमें बाहरी झटकों से बचाता है। इकोनॉमी कितनी मजबूत है ये नापने का एक और बढ़िया तरीका है ये हिस्टोरिकल डेटा, जिसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट या चालू खाता घाटा कहते हैं। अगर निष्पक्ष होकर इस डेटा को देखें तो 2012 के ग्लोबल क्राइसिस के टाइम यह आंकड़ा -4.8% तक गिर गया था और उस पूरे यूपीए काल का एवरेज -2.2% था, जबकि मौजूदा एनडीए सरकार के समय में ये एवरेज -1.1% पर रहा है। ये नंबर्स साफ दिखा रहे हैं कि आज हमारी इकोनॉमी ऐसे बाहरी तूफानों को झेलने में पहले से कहीं ज्यादा केपेबल है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ। देखते हैं कि इस सिचुएशन में घरेलू स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री की क्या अपील है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से 7 लाइफस्टाइल बदलावों की अपील की है। इसमें कारपूलिंग करना, ईंधन और खाद बचाना, बेवजह की यात्राएं टालना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना और सोने की खरीदारी को लिमिट करना जैसी बातें शामिल हैं। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि बाकी देशों की तरह ये कोई लीगल ऑर्डर या पाबंदियां नहीं है। ये फिलहाल सिर्फ अपील है, एक गुजारिश है, ताकि हम सब आने वाले किसी भी मुश्किल वक्त के लिए एकदम रेडी रहें।
और दिलचस्प बात यह है कि इस अपील का असर राज्य स्तर पर तुरंत दिखने भी लगा है। यूपी सरकार अभी से ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर चर्चा कर रही है। महाराष्ट्र सरकार एक्शन मोड में है और उन्होंने सरकारी विभागों में एनर्जी बचाने के कदम उठा भी लिए हैं। उधर उत्तराखंड सरकार भी जल्द ही इस पर एक ऑफिशियल एडवाइजरी लाने वाली है। अब जहां नीतियां हैं वहां राजनीति तो होगी ही। तो अब बात करते हैं इस मुद्दे पर चल रही राजनीतिक बहस की और दोनों पक्षों का नजरिया समझते हैं। सबसे पहले विपक्ष का रुख देखते हैं। इंडिया गठबंधन के नेता जैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव का सीधा तर्क है कि सरकार की ये चेतावनियां देश में पैनिक और डर का माहौल बना रही हैं। उनका साफ आरोप है कि भाई अगर इतने सख्त कदम उठाने की नौबत आ गई है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। और उनका मानना है कि सरकार अपनी खुद की घरेलू आर्थिक विफलताओं को कवर करने के लिए इस ग्लोबल क्राइसिस का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ सरकार और उनके समर्थकों का बचाव भी बिल्कुल क्लियर है। वो कह रहे हैं कि देखिए, ये जो संकट है ये भारत की अपनी बनाई हुई कोई लोकल समस्या नहीं है, ये एक 100% ग्लोबल क्राइसिस है जो पश्चिमी एशिया के युद्ध से पैदा हुआ है। उनका लॉजिक है कि जब पूरी दुनिया इस तूफान से जूझ रही है तो भारत का पहले से ही अलर्ट रहना कोई नाकामी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विजनरी और समझदारी वाला कदम है। और अपने इस तर्क को मजबूत करने के लिए सरकार के समर्थक इतिहास के इन पन्नों का हवाला दे रहे हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 1963 में चीन युद्ध के बाद नेहरू जी के समय सोने की खरीद पर रोक का प्रयास हुआ था। 1965 में शास्त्री जी ने दिन में एक बार खाना खाने और सोना दान करने की अपील की थी। और 1968 में तो इंदिरा गांधी जी के टाइम स्वर्ण नियंत्रण कानून पास हुआ था, जिसमें 1 लाख लोग जेल तक गए थे। तो इस डेटा से ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि पास्ट में तो सरकारों ने संकट के समय कड़े कानून थोप दिए थे, जबकि मौजूदा सरकार तो सिर्फ अपनी मर्जी से लाइफस्टाइल बदलने की अपील कर रही है। तो आज हमने बहुत सारे फैक्ट्स, पॉलिसीज और राजनीतिक नजरियों पर चर्चा की। अब जाते जाते एक बड़ा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। जब मीलों दूर लड़े जा रहे ग्लोबल युद्ध हमारे और आपके दरवाजे पर महंगाई और एनर्जी क्राइसिस बनकर दस्तक देते हैं, तो क्या रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में किए गए ये छोटे छोटे बदलाव वाकई भविष्य की अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले कुछ महीनों में जरूर मिल जाएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे Stay tuned for more updates daily as we bring you the latest information and highlights from around the world of sports and entertainment right here on our channel.